एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और टेली को लेकर जो कोर्स आपने ज्वाइन किया है उसकी सभी क्लासेस आप रेगुलर अटेम्प्ट करते होंगे। हर एक बात को आप सीरियस लेते होंगे, उसको तरीके से आप सीखते भी होंगे और सबसे बड़ी बात उससे रिलेटेड जो नोट्स हैं वो आप बनाते होंगे। और नोट्स के लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि आप वीडियोज़ को ज़रूर देखें और पीडीएफ की भी आप हेल्प ले सकते हैं। पीडीएफ की हेल्प लेने से थोड़ा सा आपका समय है वो बच जाता है, लेकिन वीडियो को देखने से आपको और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि पीडीएफ में हर एक बात जो लिखी हुई है वीडियो में केवल उसी को समझाया गया, उसी को बताया गया है। ठीक है, तो जब वीडियो चलता है, जब ऑनलाइन एक तरह से आपकी क्लास रहती है जिस तरीके से अभी आप ले रहे हो, तो बहुत सारी बातें हैं वो एक्स्ट्रा बता दी जाती हैं। तो उन एक्स्ट्रा बातों को लिखने के लिए, उनको समझने के लिए प्रॉपर तरीके से वीडियो को देखना जरूरी होता है। अभी प्रेजेंट में हमारी जो क्लासेज है वो चल रही है कौन से टॉपिक को लेके, जीएसटी को लेकर। तो उसी को लेकर आज हम एक नए टॉपिक की और बात करने वाले हैं और वो नया टॉपिक है ये वाला। ये टॉपिक आपको ये बताएगा कि जब आप जीएसटी का काम करते हैं और बात आती है डीलर की, तो डीलर कितने प्रकार का होता है, उनकी खास बात क्या होती है, इन सभी चीज़ों को लेकर जो है आज की हमारी क्लास रहने वाली है। और बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ज़रूरी है इसको समझना। क्यों ज़रूरी है वो देखिए, हम प्रैक्टिकल की तरफ जब चलेंगे तो ये बातें ऑटोमेटिक आपको और अच्छे से क्लियर होने वाली हैं। अभी के लिए आपको क्या करना है, देखो ये समझना है कि जब हम जीएसटी में काम करते हैं और जब बात डीलर की आती है, तो डीलर का मतलब तो हो गया, हिंदी में आप इसको लिख सकते हैं व्यापारी। ठीक है, अब जीएसटी में जो है व्यापारी वो मोस्टली दो प्रकार के होते हैं स्टार्टिंग में। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है आपका रजिस्टर्ड, एक होता है रजिस्टर्ड डीलर और एक होता है अनरजिस्टर्ड डीलर। अनरजिस्टर्ड डीलर, इस तरीके से जीएसटी में ये दो प्रकार के आपके डीलर होंगे। रजिस्टर्ड डीलर का मतलब हो गया, हिंदी में इसको कहते हैं पंजीकृत व्यापारी। पंजीकृत व्यापारी, तो इसका मतलब अनरजिस्टर्ड का हो गया अपंजीकृत व्यापारी। अपंजीकृत व्यापारी। और ध्यान रखिएगा, जो अनरजिस्टर्ड डीलर होता है, अपंजीकृत जो व्यापारी होता है, उसको शॉर्ट में यूआरडी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यूआरडी। तो टेली में जब आप काम करें, कहीं भी आप वर्क करते हैं और वहां पर जीएसटी से रिलेटेड आपका वर्ड आ जाता है यूआरडी, तो समझ जाइएगा वहां बात किसकी हो रही है? अनरजिस्टर्ड डीलर की बात हो रही है। तो कुल मिलाकर दो प्रकार के डीलर हो गए, एक आपका रजिस्टर्ड और एक आपका अनरजिस्टर्ड। अब बेसिकली इनको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि एक व्यापारी जिसने अपना रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी करवा रखा है, एक व्यापारी जिसने अंडर जीएसटी अपना रजिस्ट्रेशन, अपना पंजीकरण करवा रखा है। क्या करवा रखा है? पंजीकरण, अपना रजिस्ट्रेशन। तो वो तो हो गया आपका रजिस्टर्ड डीलर, पंजीकृत व्यापारी, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन करवा चुका है अपना अंडर जीएसटी। और यहाँ पर बात करें तो एक ऐसे व्यापारी की जिसने जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा। अच्छा, एक चीज़ हम और यहाँ पर आगे आने वाले टाइम में पढ़ेंगे कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना किसके लिए ज़रूरी होता है, किसके लिए अनिवार्य होता है, किसके लिए ऑप्शनल होता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर भी हमारी बात होने वाली है। लेकिन अभी के लिए आपको इतना समझना जरूरी है कि ऐसे व्यापारी जिन्होंने जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है वो रजिस्टर्ड डीलर कहलाएंगे, और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा वो अनरजिस्टर्ड यूआरडी डीलर कहलाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो अनरजिस्टर्ड डीलर है इसके पास जीएसटी लेने का अधिकार नहीं होता। ये अपने ग्राहकों से जीएसटी जो है वो कलेक्ट नहीं कर सकता, जीएसटी नहीं ले सकता। कौन? अनरजिस्टर्ड डीलर, ये आप ध्यान रखें। और इसका मतलब रजिस्टर्ड डीलर ले सकता है, लेकिन इसमें भी आपको दो बातें और समझनी पड़ेंगी, तब जाके आपका टॉपिक पूरा हो पाएगा। कैसे? कि जो रजिस्टर्ड डीलर है वो भी दो प्रकार के होते हैं। रजिस्टर्ड डीलर भी आपके दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है रेगुलर, एक होता है रेगुलर डीलर, एक होता है आपका कंपोजिशन, एक होता है कंपोजिशन डीलर। तो रजिस्टर्ड में भी डीलर दो प्रकार के हो गए। रजिस्टर्ड में भी डीलर दो प्रकार के हो गए, एक आपका रेगुलर डीलर है और एक आपका कंपोजिशन डीलर है। अब जैसा कि आपको पता है कि अभी हम टेली की बेसिक क्लासेस को अटेम्प्ट कर रहे हैं, हम अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट को हम समझ रहे हैं। इसी प्रकार जीएसटी का भी हम बेसिक सिस्टम, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर रहे हैं, ताकि हम एक प्रकार से जो है हमारे कोर्स को आगे लेके जा सके। अब धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे, हमारी और क्लासेज होगी, तब हमें एडवांस जो बातें हैं वो भी समझ में आएगी कि किस प्रकार से हमें अकाउंटिंग को, किस प्रकार से हमें जीएसटी को, किस प्रकार हमें टेली को और अच्छे से कवर करना है।
ठीक है। तो एडवांस में जाने के लिए, एडवांस को समझने के लिए पहले आप जानते हैं कि बेसिक को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हम इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जो बातें हैं, बेसिक बातें वो करने वाले हैं। आगे जाके हम इनकी एडवांस बातें भी कर लेंगे। अब आपको ये ध्यान रखना है कि एक व्यापारी जो है वो रजिस्टर्ड है, लेकिन कैसे? एज ए रेगुलर। रजिस्टर्ड है और कैसे? रेगुलर। तो इसका मतलब रेगुलर के पास जीएसटी लेने का अधिकार है, इसके पास अपने ग्राहकों से जीएसटी लेने का अधिकार है। किसके पास में है? जो रेगुलर होता है उसी के पास, ठीक है। लेकिन यदि कोई डीलर जो रजिस्टर्ड तो है लेकिन कैसे है? अंडर कंपोजिशन। रजिस्टर्ड है लेकिन वो कंपोजिशन में, कंपोजिशन डीलर वो है, तो इसके पास जीएसटी लेने का अधिकार नहीं होता। ये अपने ग्राहकों से जीएसटी नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? तो इसी कोर्स में जब आप आगे बढ़ेंगे और जब आप थर्ड बुक सीखेंगे, तो इस कोर्स की थर्ड बुक में स्पेशली आपको जो है एक चैप्टर दिया हुआ है, किसका? कंपोजिशन का। तो वहां पर हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों है, ये अपने ग्राहकों से जीएसटी क्यों नहीं ले सकता। लेकिन अभी के लिए, आज के लिए आपको इतना याद रखना है कि जो रजिस्टर्ड डीलर है और एज ए रेगुलर है, वो अपने ग्राहकों से जीएसटी लेने का अधिकार रखता है। दूसरी बात, कंपोजिशन वाला अधिकार नहीं रखता। तो दूसरी बात आपको ये समझनी है कि इसके पास जीएसटी बिल बनाने का अधिकार है। जीएसटी बिल बनाने का अधिकार है, ये अपने कस्टमर को जीएसटी का बिल बनाकर दे सकता है, ठीक है, देता भी है। जीएसटी बिल बनाने का, जीएसटी बिल बनाने का अधिकार है इसके पास में। तो एक काम करता हूं मैं, इसके लिए मैं आपको अलग से समझाता हूं। देखिए, एक हो गया आपका रजिस्टर्ड, एक हो गया अनरजिस्टर्ड, राइट। रजिस्टर्ड में दो हो गए आपके, एक तो रेगुलर, एक तो रेगुलर और एक आपका कंपोजिशन। ये दो डीलर हो गए आपके। तो यूआरडी के पास तो जीएसटी लेने का वैसे ही अधिकार नहीं है, उसकी कहानी तो पहले समाप्त हो गई। रजिस्टर्ड में दो डीलर हो गए, एक रेगुलर और एक आपका कंपोजिशन। तो रेगुलर के लिए मैंने क्या खास बताई आपको, खास बात बताई कि इसके पास अपने कस्टमर से जीएसटी लेने का अधिकार है। जीएसटी लेने का अधिकार है, ये अपने ग्राहकों से जीएसटी लेता है, ले सकता है। लेकिन यदि वो रजिस्टर्ड है, अंडर कंपोजिशन है, तो ये अपने ग्राहकों से जीएसटी नहीं ले सकता, ये आप ध्यान रखें। दूसरी खास बात मैंने आपको बताई कि जो रेगुलर वाला जो डीलर है वो जीएसटी बिल बनाने का अधिकार रखता है। जीएसटी बिल बनाने का अधिकार रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि ये रेगुलर में है। लेकिन यदि वही डीलर अपने आप को किस में ले आता है? कंपोजिशन में ले आता है, तो वो जीएसटी का बिल बनाने का अधिकार नहीं रखता। दूसरी बात आगे हम समझेंगे कि रेगुलर जो डीलर है उसके पास आईटीसी लेने का अधिकार होता है। रेगुलर डीलर के पास में आईटीसी लेने का अधिकार होता है। किसके पास में? रेगुलर के पास में आईटीसी लेने का अधिकार होता है। आईटीसी का मतलब होता है कि ये रेगुलर वाला क्या करेगा कि अपने द्वारा चुकाए गए जीएसटी को, अपने द्वारा चुकाए गए जीएसटी को, अपने द्वारा चुकाए गए जीएसटी को ग्राहकों से लिए गए, ग्राहकों से लिए गए जीएसटी से एडजस्ट कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है। कौन कर सकता है? जो रेगुलर डीलर है। लेकिन यदि वो कंपोजिशन डीलर, कंपोजिशन में आता है या फिर वो डीलर ऑलरेडी कंपोजिशन में है, तो उसके पास आईटीसी लेने का अधिकार नहीं है। आईटीसी लेने का अधिकार नहीं है, अधिकार नहीं है, ठीक है। ये आपको समझना है। तो तीन बातें मैंने आपको यहाँ पर बताई है, रेगुलर को और कंपोजिशन डीलर को लेकर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों की तीनों बातें वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जो रेगुलर डीलर है वो जीएसटी लेने का अधिकार रखता है, जबकि कंपोजिशन के पास जीएसटी लेने का अधिकार नहीं होता। दूसरी बात, जो रेगुलर डीलर होता है उसके पास जीएसटी का बिल बनाने का अधिकार होता है और उस बिल में वो ली गई जीएसटी को मेंशन करता है, जबकि कंपोजिशन के पास में जीएसटी का इनवॉइस, जीएसटी का बिल बनाने का अधिकार नहीं होता, क्योंकि वो अपने कस्टमर से जीएसटी नहीं लेता। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है कि जो रेगुलर डीलर होता है उसके पास में आईटीसी लेने का अधिकार होता है। आईटीसी का मतलब सिंपल सा इतना ही है, वैसे तो इसका फुल फॉर्म हो गया इनपुट टैक्स क्रेडिट। आप आईटीसी का पूरा नाम लिख लें। आईटीसी का पूरा नाम हो गया इनपुट
टैक्स क्रेडिट। अब ये इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, तो आगे की कुछ क्लासेस आप पढ़ें, उसमें आपको ये ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसको लेकर भी वहाँ पर पूरी की पूरी बातें जो है वो आपको बताई गई हैं। तो ध्यान रखें कि आईटी से लेने का अधिकार किसके पास में होता है, जो रेगुलर डीलर होता है। ठीक है, कंपोजिशन के पास आईटीसी लेने का अधिकार भी नहीं होता। और आईटीसी का मैंने अर्थ आपको यहाँ पर बता दिया है कि रेगुलर डीलर क्या करेगा, अपने द्वारा चुकाए गए जीएसटी को ग्राहकों से लिए गए जीएसटी से एडजस्ट करने का अधिकार रखता है, वो एडजस्ट कर सकता है। लेकिन ये सुविधा किसके पास में, केवल रेगुलर डीलर के पास में है। ठीक है, कंपोजिशन के पास में ये सुविधा नहीं होती। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक बार आईटीसी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर करूंगा। ठीक है, उसके बाद आगे की जब कुछ क्लासेस आप लेंगे तो आपको वहाँ पर इसके बारे में और विस्तार से सारी बातें बताई गई हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करें। एज ए इंट्रोडक्शन थोड़ा सा मैं यहाँ पर आईटीसी को क्लियर करना चाहूँगा, उसको आप ध्यान से सुने कि आप खुद यहाँ पर एक दुकानदार हैं। अपने आप को यहाँ पर आप रखें, समझें कि मैं खुद एक दुकानदार हूँ। दुकानदार होने के नाते आपने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल आपने बिजनेस को करने के लिए पहले माल खरीदा और बाद में आपने उस माल को बेचा। और ये पूरा एग्जाम्पल मैं कैसे दे रहा हूँ, ये मानकर कि हम कौन से दुकानदार हैं, कौन से डीलर हैं, रेगुलर। तो रेगुलर के अकॉर्डिंग ये सारी बातें मैं अभी आपको बता रहा हूँ। अब आपने जब माल खरीदा तब आपने क्या किया, जीएसटी दिया। आपने जब माल खरीदा तब आपने जीएसटी दिया खुद ने, क्योंकि माल खरीदेंगे तो हमें जीएसटी पे करनी पड़ेगी। तो आपने जीएसटी दिया और जीएसटी सपोज आपने दे दिया 1000 रुपये। कितने दे दिए, 1000 रुपये दे दिए। अब दुकानदार है तो जाहिर सी बात है, माल खरीदा है तो किस लिए खरीदा है, बेचने के लिए। तो हमने क्या किया, बाद में उस माल को बेच दिया अपने ग्राहकों को। और जब हमने माल बेचा तो हमने अपने कस्टमर से क्या किया, जीएसटी लिया है। माल बेचते समय हम जीएसटी लेते हैं। तो जो जीएसटी आपने दिया है, अब आप डिसाइड करें कि ये इनपुट है कि आउटपुट है। तो आपको पीछे की क्लासेस में बातें क्लियर कर दी हैं, बता दी हैं कि माल खरीदते समय जो जीएसटी हम देंगे वो कौन सा टैक्स होगा, हमारा इनपुट टैक्स होगा। तो इसको तो हम कहेंगे इनपुट जीएसटी, राइट। आपने माल बेचा और माल बेचते समय क्या किया, आपने जीएसटी ले लिया अपने ग्राहकों से, अपने कस्टमर से। तो जीएसटी आपने ले लिया 1200 रुपये। जीएसटी आपने कितना ले लिया, 1200 रुपये। और ये आपका हो गया आउटपुट जीएसटी, राइट। क्लियर है यहाँ तक सारी बातें। अब बात आती है कि इस पूरे एग्जाम्पल में गवर्नमेंट को कितना जीएसटी जाएगा। तो देखिए, मैं अब जो बात बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। गवर्नमेंट का ये कहना होता है एक दुकानदार से, और गवर्नमेंट क्या कहती है कि जो टैक्स आपने कस्टमर से लिया है वो हमें दे दीजिए। ध्यान से सुने, गवर्नमेंट क्या कहती है कि जो टैक्स आपने कस्टमर से लिया है वो टैक्स आपका नहीं है, वो हमारा है, आप हमें दे दीजिए उस टैक्स को। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें, इस लाइन के अकॉर्डिंग बात करें, क्या मैंने बोला है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि जो टैक्स आपने कस्टमर से लिया है वो हमारा है, हमें दे दीजिए। तो इसके हिसाब से गवर्नमेंट हमसे कितने रुपए मांगेगी, 1200 रुपए की मांग करेगी, 1200 रुपए की डिमांड करेगी। कारण कि हमने माल बेचते समय कस्टमर से कितना जीएसटी लिया है, 1200 रुपए लिया है। तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग यदि बात करें तो गवर्नमेंट हमसे कितने रुपए की डिमांड करती है, कितने रुपए मांगती है, 1200 रुपए। और जैसे गवर्नमेंट 1200 रुपए की डिमांड करेगी तो एक बात गवर्नमेंट को हम भी बोलेंगे, क्या कहेंगे कि इस माल को बेचने के लिए पहले मैंने माल खरीदा भी है, और माल खरीदते समय मैं ऑलरेडी 1000 रुपये टैक्स पे कर चुका हूं। तो गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं है, आप ऐसे कीजिए कि जो 1200 रुपये टैक्स आपने ग्राहक से लिया है, 1200 रुपये आपने टैक्स किससे लिया है, ग्राहक से लिया है, ठीक है, ये मुझे देना था। लेकिन आप एक काम कीजिए, इसमें से 1200 रुपये में से आप क्या कर लीजिए, लेस कर लीजिए। किसको, अपने 1000 रुपये को। और 1000 को लेस करने के बाद जो बाकी 200 रुपये बच रहे हैं वो आप मुझे दे दीजिए। तो आपको यहां पर यह समझना है कि हमने जीएसटी कितना दिया, ठीक है। तो यहां पर हुआ क्या एक्चुअली कि आपने जब खुद ने माल खरीदा था, तब आपने जीएसटी कितना दिया था, 1000 रुपये, ठीक है। लेकिन माल बेचते समय आपने अपने ग्राहकों से जो जीएसटी कलेक्ट किया है, जो आपने जीएसटी लिया है अपने ग्राहकों से, वो कितना था, 1200 रुपये था। तो गवर्नमेंट कहती है कि लाओ 1200 रुपये मुझे दे दो। तो जैसे गवर्नमेंट 1200 रुपये की डिमांड करती है, ठीक है, और गवर्नमेंट 1200 रुपये की डिमांड क्यों कर रही है, क्योंकि ये टैक्स हमने कस्टमर से लिया। तो कस्टमर से जो टैक्स दुकानदार लेता है वो टैक्स दुकानदार का नहीं होता, उस टैक्स के ऊपर दुकानदार का कोई हक, कोई अधिकार नहीं होता, सीधा सीधा वो गवर्नमेंट के पास जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखें।
तो गवर्नमेंट के पास कितना जाएगा, वैसे 1200 रुपये जाना चाहिए था, 1200 रुपये जाना चाहिए था, लेकिन हमने गवर्नमेंट को क्या कहा कि माल खरीदते समय मैंने भी जीएसटी दिया है, और कितना दिया, 1000 रुपये। ठीक है, तो गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है, काम करो, आपने जो इनपुट टैक्स दिया था, आपने जो इनपुट टैक्स दिया था कितना, 1000 रुपये, आपने गवर्नमेंट को टैक्स कितना दिया था, 1000 रुपये, तो आप अपना 1000 रुपये एडजस्ट कर लो। तो ये 1000 रुपये जो हमने माइनस किए हैं, इसी को बोलते हैं आईटीसी लेना। इसको क्या बोलते हैं, लिख लेना, आईटीसी लेना, इसी को बोलते हैं आईटीसी लेना। क्यों बोल रहे हैं आईटीसी लेना, क्योंकि हम इसका एडजस्टमेंट कर चुके हैं। तो आपको आई थिंक ये बात भी क्लियर हो गई होगी कि आईटीसी लेने का मतलब क्या होता है। अब इस पूरे एग्जाम्पल की यदि हम बात करें कि सर ये रेगुलर नहीं होता, ये डीलर रेगुलर नहीं होता, और किस में होता, कंपोजिशन में, किस में होता, कंपोजिशन में। तो कंपोजिशन वाले के साथ देखिए क्या होगा, उसको थोड़ा सा समझना है कि यहाँ पे आप मान लेते हैं कि आप खुद एक दुकानदार हैं, राइट, और दुकानदार होने के नाते यहाँ पे आपने क्या किया, माल बेचने के लिए पहले माल को खरीदा। अब माल खरीदते समय आपने क्या किया, 1000 रुपये जीएसटी दिया। देखिए आप कंपोजिशन में है चाहे आप रेगुलर में, जीएसटी तो आपको देना ही है। तो आपने यहाँ भी माल खरीदते समय कितना जीएसटी दिया, 1000 रुपये। अब उस माल को आप ले आए, और लाने के बाद में आपने उस माल को बेचा। अब बताइए, आप कंपोजिशन में हैं, आप माल बेच रहे हैं, तो क्या आप अपने ग्राहकों से जीएसटी ले सकते हैं, आप अपने ग्राहकों से जीएसटी ले सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आप यहाँ पर ग्राहकों से जीएसटी नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, क्योंकि आप किस में, कंपोजिशन में हैं, ये आप समझ लें। तो इसका मतलब हुआ कि जो कंपोजिशन में होता है डीलर, उसके पास आउटपुट जीएसटी नहीं होता, आउटपुट जीएसटी नहीं होता। तो अब आप खुद सोचिए कि आउटपुट जीएसटी हमारे पास में है नहीं, यानी 1200 रुपये जो जीएसटी रेगुलर वाला ले रहा था, अभी बताया था मैं लास्ट एग्जांपल में कि आप रेगुलर हैं और आप माल बेचते हैं तो आप जीएसटी ले सकते हो, और आपने कस्टमर से जीएसटी कितना लिया था, 1200 रुपये। तो उस 1200 रुपये में से आपने 1000 रुपये को माइनस किया था, और फिर आपने गवर्नमेंट को 200 रुपये दिया था। लेकिन कंपोजिशन वाले के साथ क्या होगा कि उसके पास में ये 1200 रुपये तो होंगे ही नहीं। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि वो अपने ग्राहक से जीएसटी नहीं ले सकता है, इसलिए। ठीक है, तो जब हमारे पास में आउटपुट नहीं है तो हम इनपुट को एडजस्ट कैसे करेंगे, इनपुट को एडजस्ट कैसे करेंगे। इसलिए आप ध्यान रखना कि कंपोजिशन जो डीलर होता है उसके पास आईटीसी लेने का अधिकार नहीं होता, वो आईटीसी नहीं ले सकता, आईटीसी लेने का अधिकार नहीं होता, आईटीसी नहीं ले सकता, अधिकार नहीं होता है, या हम यूँ कहें कि वो आईटीसी नहीं ले सकता, तो भी आपको बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर ये 1000 रुपये जीएसटी का उसको आईटीसी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, ये आपको समझना है। और कंपोजिशन को लेके क्या खास बातें होने वाली है, कंपोजिशन जो डीलर है वो किस प्रकार से काम करता है, मैंने आपको बताया कि इस कोर्स की जब हम थर्ड बुक पढ़ेंगे तो उस थर्ड बुक में स्पेशली अलग से आपको चैप्टर पढ़ाया जाएगा किसका, कंपोजिशन का। तो आप उस समय का इंतजार करें, और वहाँ पर आपको पूरा कंप्लीट जो है वो एक्सप्लेन भी किया जाएगा, और पूरा का पूरा सिस्टम भी आपको बताया जाएगा कि कंपोजिशन में आप काम कैसे करते हैं, किस प्रकार से आपको एडजस्टमेंट करने होंगे, किस प्रकार आप अपने इनपुट टैक्स को दिखाएंगे, ये सारी की सारी हम बातें करेंगे लेकिन उस चैप्टर में। तो आज की इस क्लास में मैंने जितनी भी आपको बातें बताई हैं, ये पूरी की पूरी बातें आपको, तो आज की इस क्लास में जितनी भी मैंने आपको बातें बताई हैं, आप इन सभी बातों को लिखें, इनके नोट्स बनाएं, और इनको जो है कम से कम 2 से 3 बार रिपीट करें, तब जाके आपको ये सारी की सारी बातें, सभी की सभी बातें समझ में आ जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस क्लास में आप इस चीज़ को समझ जाएंगे कि जीएसटी में डीलर जो है वो किस प्रकार से बताए गए हैं। आपका एक रजिस्टर्ड डीलर होता है, रजिस्टर्ड में 2 होते हैं, रेगुलर और एक आपका कंपोजिशन, और एक आपका होता है अनरजिस्टर्ड डीलर। तो इस प्रकार एक चीज़ मैं यहाँ पर और बता देता हूँ कि एक तो हो गया आपका कौन सा, देखिए, एक तो यहां पर हो गया आपका रेगुलर डीलर, कौन हो गया, रेगुलर डीलर। एक हो गया कौन सा, कंपोजिशन डीलर, कंपोजिशन डीलर। ठीक है, और एक हम यहां पर ले लेते हैं यूआरडी, अनरजिस्टर्ड डीलर। तो 3 डीलर हो गए इसका मतलब। तो इन तीनों में यदि हम बात करें तो यूआरडी के पास जीएसटी लेने का अधिकार नहीं होगा, कंपोजिशन डीलर के पास जीएसटी लेने का अधिकार नहीं होगा, जबकि रेगुलर के पास जीएसटी लेने का अधिकार होगा। ठीक है, ये जीएसटी लेने की बात कर रहा हूं। तो जीएसटी लेने का अधिकार, तो जीएसटी लेने का अधिकार किसके पास में है, रेगुलर के पास में, इन दोनों के पास में नहीं है। इसी प्रकार जब जीएसटी बिल बनाने की बात आएगी
तो जो रेगुलर है वो जीएसटी का बिल बना कर देगा अपने कस्टमर को, कंपोजिशन वाला जीएसटी का बिल नहीं बना सकता, यूआरडी तो वैसे ही नहीं बना सकता क्योंकि ये तो यूआरडी है, अनरजिस्टर्ड डीलर, तो इसके पास तो वो अधिकार है ही नहीं। इसी प्रकार जो तीसरा मैंने आपको टॉपिक बताया था किसका, आईटीसी, ठीक है। तो आईटीसी लेने का अधिकार, आईटीसी लेने का अधिकार, तो जो रेगुलर है वो आईटीसी लेने का अधिकार रखता है, कंपोजिशन आईटीसी का अधिकार और नहीं रखता। और रही बात यूआरडी की, तो इसको तो वैसे भी आईटीसी नहीं मिलने वाली है। तो ये सभी की सभी बातें आज की इस क्लास में आप तैयार करें, अच्छे से नोट्स बनाएं, ठीक है, लिखें इनको और 2 से 3 बार रिपीट करें, और फिर आइए नेक्स्ट क्लास में, वहां पर हम जीएसटी को लेकर कुछ खास बातें और करने वाले हैं।